students, how are you? Okay. पिछले दिनों हम लोग एसिड बेस की चर्चा कर रहे थे और एसिड के विषय में हम लोगों ने कुछ परिचय लिया और बेस के विषय में और इंडिकेटर के विषय में विस्तृत रूप से हम लोगों ने जानकारी की। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स और कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स की चर्चा की। लिटमस की हम लोगों ने चर्चा की, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, कैसे दैट इज कॉल्ड बेस एसिड बेस इंडिकेटर। फिनोल्फथालीन की चर्चा की, मेथिल ऑरेंज की चर्चा की, चाइना रोज की चर्चा की, टर्मेरिक की चर्चा की और वो एसिड बेस के साथ कैसे टेस्ट दे रहे हैं इसकी चर्चा डिटेल्स में हुई। बेस के विषय में हमने कहा कि ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर कॉल्ड बेसेस और उसमें हम लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड वगैरह वगैरह का एग्जाम्पल किया बेस के संदर्भ में और देखा कि रेड लिटमस के साथ वो कैसा टेस्ट दे रहे थे। रेड लिटमस ब्लू हो जा रहा था और हमने एक्सेप्शन में कहा था कि सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट आर आल्सो नोन एज बेसेस बिकॉज दे टेस्ट विथ लिटमस पेपर। उसमें डालने पर वो रेड से ब्लू हो जा रहे थे और ये जितने केमिकल कंपाउंड्स लिखने की मैंने बात की थी वो तो बहुत आसान था। आपको मैंने पीरियोडिक टेबल की कुछ चर्चा की होगी उस समय या नहीं भी की होगी और बोला था कि आपके घर में अगर पीरियोडिक टेबल है तो उसमें मेटल्स को देखिए और किस तरह से मेटल्स को देखिएगा। और मैंने ये भी कहा था कि जिस एलिमेंट्स का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स हो दे आर मेनली नोन एज मेटल्स। और जैसे वनने में हम लोग देखते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन कर रहा था मैं बताया था, इसलिए मैं उस बात को इस संदर्भ में ला रहा हूं। ये नहीं कोई कह सकता है कि आपने पीरियोडिक टेबल की बात यहां कैसे लाई, इसलिए लाने की कोशिश की कि मैंने कई बार पीरियोडिक टेबल की चर्चा आपके सामने की है क्योंकि मेरे स्कूल के बच्चों के लिए ये लेक्चर है। So they are familiar with these topics and with this context what I am going to say to them, okay? और वैसे भी आपको देखना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। तो मैंने बहुत सी बातें कही थी कि जितने हमारे मेटल्स हैं उनके हाइड्रोक्साइड को हम ले सकते हैं एज ए बेस, लेकिन now in this time we are going to study what are the properties of acids. Here is the matter. वो सारी जितने बात की थी अगर वंस और रिकॉल करें तो आपको क्लास 10th में एसिड बेस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे लेक्चर खत्म होगा पूरा एसिड एंड बेस सॉल्ट का, टोटली सिलेबस विल बी कवर्ड इन दिस चैप्टर। सारी वही बातें हैं जो इसमें दी हुई है। इसलिए अगर ये बात मैं बोल रहा हूं कि मेटल्स का ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड कैसे लिखे जाएं, तो मैंने आपकी चर्चा की है, आपका फाउंडेशन मैंने कर दिया है और थोड़ी सी उसकी चर्चा भी कर दिया था एट लास्ट ऑफ एंड। जैसे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर का होगा उस समय आपको और भी इसके विषय में डिटेल्स रख दी जाएगी कि CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH थ्राइस। तो ये कोई लड़का पूछ सकता है कि यहाँ 2 3 होने का क्या राज है? तो मैंने बोला है ना, सोडियम का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 होती है और जनरली ये यहाँ उसकी वैलेंसी को रिप्रेजेंट कर देता है। वैसे वैलेंसी की परिभाषा ये नहीं है कि किसी तत्व के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही उसकी वैलेंसी होगी। माना कि कुछ तत्वों में वो सही होता है, बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट डिफिनेशन ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी का डिफिनेशन होता है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड देयर वैलेंसी। एम आई क्लियर? कितने से उसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है
उस संदर्भ में उसकी वैलेंसी को इंडिकेट किया जाता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स है जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 है, तो बहुतों के नॉन मेटल्स में भी 1 2 3 है, तो इसका मतलब तो ये नहीं ना हो जाएगा। तो बहुतों के एलिमेंट्स के 1 2 3 है तो मेटल्स है कहा जाता है, लेकिन 4 5 6 7 हो गया तो सारे नॉन मेटल्स हैं। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो वो अगर 5 है तो जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स है उसकी वैलेंसी 3 होगी, क्योंकि उसे 3 से ऑक्टेट पूरा हो रहा था, उस समय चर्चा कर रहा था। इस संदर्भ में उस 3 को बात रखी गई। ओके, तो और मैंने कहा था कि कैसे कंपाउंड्स का नाम लिखा जाता है। तो कैल्शियम की वैलेंसी यहाँ 2 हो रही है और हाइड्रोक्साइड की मैंने कहा कि -1 है 1, तो ये चला गया इसका क्रिस क्रॉस के द्वारा। OH पर ट्वाइस हो गया, एल्युमिनियम का 3 होता है, तो OH पर इसकी चर्चा मैंने पिछले क्लास में भी की थी थोड़ी। अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग सीख लेंगे जैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो डिटेल्स में। लेकिन थोड़ा सा अगर उसको कवर करने की बात है तो करना होगा, कर सकते हैं। पहला हमारा पॉइंट्स है, जिस पॉइंट्स को मैंने शुरुआत में ही एक्सप्लेन किया था एक बेटर वे। हम लोग एसिड्स को टेस्ट के आधार पर बांटे थे, पूरे केमिकल कंपाउंड्स को, और उस पर जिस केमिकल कंपाउंड का टेस्ट सावर आ रहा था तो उसे हम लोग ने एसिड का नाम देने का कोशिश किया साइंटिस्टों ने। तो एसिड्स आर ए सावर टेस्ट, पहला प्रॉपर्टी है एसिड का। इससे आप पूर्ण रूप से फेमिलियर हैं। जिस चीजों में खट्टापन का महसूस हो उसे आप एसिड कह सकते हैं, यानी उसमें एसिड पाए जाते हैं। आजकल तो कच्चा मैंगो है, हर जगह है, खाकर देखिए जरा, और उसमें कौन सा एसिड है उसकी चर्चा पहले ही क्लास में मैंने कर दी है। तो एसिड्स आर हैव ए सावर टेस्ट। एसिड्स का पहला प्रॉपर्टीज है कि उसका टेस्ट सावर होता है, खट्टा होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज है एसिड का, एसिड से टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अब भी कुछ कहना बाकी है क्या? और ये तो आप लोगों ने लैब में करके दिखाया है। इस लॉकडाउन में लैब में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। क्यों? अगर ये कहते कि ये नहीं है उस समय करना, तो परिस्थितियां और स्थितियों को कौन जानता है। आज तो आपकी लैब की कमी खल नहीं न रही होगी। जो बच्चे लैब में गए थे वो बेटर रूप से समझ रहे हैं और कर लिए थे, मैंने करा भी दिया था, इसलिए लैब की किसी को कमी नहीं खल रही होगी। वैसे लॉकडाउन खत्म होगा तो लैब होगा, लेकिन ये भी काम मैंने करा दिया, ये कौन जानता था क्या होगा। तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। जब किसी कंपाउंड्स में, केमिकल कंपाउंड्स में ब्लू लिटमस पत्र को डाला जाए, अब पहले ही से जब पता है, लेकिन अगर नहीं भी है, कोई दे रहा है कि इसको टेस्ट करो, तो उसमें डालने पर अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड एसिड। तो एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड में डालने पर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाएगा। ओके, थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ जी, अगर देखा होगा कभी एसिड्स का मैं बोतल खोलता था तो एसिड्स नेचर में कंडक्ट करता था, यानी उड़ता था थोड़ा सा, है ना, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वो तो नेचुरली कंडक्ट कर ही रहा था, लेकिन इस सेंस में रखी हुई है बात कि अगर कोई डिस्टिल्ड वाटर हो, एंड वी नो दैट डिस्टिल्ड वाटर आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से लिटिल अमाउंट हम अगर डिस्टिल वाटर में ऐड कर दें तो दैट टाइप ऑफ वाटर इज लाइकली टू बी कंडक्टेबल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके,
यानी कोई अगर लिक्विड तो और वो लिक्विड से इलेक्ट्रिसिटी सेटअप करने के बाद, सर्किट सेटअप करने के बाद दोनों उसके नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स किसी लिक्विड में डालने पर बल्ब अगर ग्लो नहीं कर रहा हो तो उससे सॉल्यूशन में अगर एसिड डाल दी जाए लिटिल अमाउंट, तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज लाइकली टू बी इलेक्ट्रोलाइट एक्ट एज कंडक्टर, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो जाएगी। और यही नहीं, केवल एसिड ही नहीं, बेस भी डाल सकते हैं, साल्ट भी डाल सकते हैं, वो सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। एम आई क्लियर? ओके, तो इस समय कह रहा है कि एसिड सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, समझ बात है? इसीलिए अगर आपको ये बातें याद हो तो क्लास 6 में हम लोगों ने पोटैटो की बात की थी, आलू की, याद है? याद आ रही होगी आलू की। और उसमें देख रहा था कि 7 आलू ले रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी का रीअरेंजमेंट करते थे सर्किट का, तो देख रहे थे कि बल्ब ग्लो कर रहा था। एंड वी कैन से दैट एक एसिड पाई जाती है जिसका नाम आप लोग को पता है बेटर रूप से, फास्फोरिक एसिड। ओके, तो दिखा रहा था क्लास 6 में, वो एक्सपेरिमेंट हुई थी, सब लड़कों ने, घर पर भी कुछ लड़कों ने किया होगा। तो अगला हमारा पॉइंट्स है, दे आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोरोसिव, कोरोसिव का मतलब क्या होता है? क्रो, अगर कहीं डाला जाए नेचर में तो क्रोजन करते हैं। अगर स्किन पर पड़ जाए तो स्किन को छल देंगे, गिरा देंगे, इसीलिए इसे कोरोसिव कहा जाता है, कोरोसिव इन नेचर। इसीलिए इसे हाथ पे नहीं रखना चाहिए। और अगला है, एसिड्स रेडिली रिएक्ट विथ वाटर एंड इवॉल्व ए लॉट ऑफ हीट। अब देखिए, अगर एसिड्स को वाटर में डाला जाए तो रिएक्शन के प्रोसेस से लॉट ऑफ अमाउंट में हीट निकलता है बाहर। आप लोग लैब में कभी किया गया होगा, एसिड को निकालकर मैं पॉट में रखता था तो बाहर निकलता था, या एसिड का डब्बा जो है बोतल खोलता था तो उसमें से नेचुरली कंडक्ट करता था। तो नेचुरली कंडक्ट है, लेकिन यहाँ वाटर में एसिड को डाला जाए तो हीट निकलता है। तो अगर कोई चाइना डिश है उसमें अगर हम एसिड को रख रहे हैं, वाटर है उसमें एसिड हम रखा, तो क्या होगा? उसके नीचे बॉटम को टच करेंगे तो हीटिंग फील होगी, गर्मी। इसी की बात हो रही है कि हीट इवॉल्व। ओके, तो एसिड को हैंडल करने के लिए किसी बोतल में एसिड है तो हाउ वी कैन प्रिपेयर ए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। वो जो लैब में हमारा है वो तो डाइल्यूट एसिड है, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, डाइल्यूट ना बनाना है हमको, उल्टा बोल दिया मैंने। तो जो लैब में हमारा है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को हम लोग कॉन्क एसिड कहते हैं, याद रखिएगा शॉर्ट में, कॉन्क एसिड। कॉन्क एसिड का मतलब है कि इस एसिड में लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, कम मात्रा में पानी है। वेयर है जिस एसिड में पानी की मात्रा ज्यादा हो, दैट इज कॉल्ड डाइल्यूटेड एसिड। ओके, तो कैसे हम लोग करेंगे हैंडल? मान लीजिए कि कोई पॉट है, तो पहले इसको हम वाटर रखे हुए हैं और ऊपर से गिराएंगे हम लोग एसिड लिटिल अमाउंट में। पहले एसिड रहकर वाटर नहीं, क्योंकि जितना है वो तो हाईली रिएक्टिव हो जाएगा वो वंस टाइम,
और amount of evolved heat will be a huge amount of heat will be evolved, इसलिए खतरा भी हो सकता है। देखोगे दिखाएगा। तो इसलिए पहले अगर एसिड को डाइल्यूट करना है तो पहले पॉट में हम वाटर को रखेंगे और थोड़ी थोड़ी मात्रा इसका इसमें गिराएंगे, वरना ताकि टोटल एसिड का वॉल्यूम वंस टाइम वाटर के कांटेक्ट में ना आए। ओके। और इवन डाइल्यूटेड एसिड को भी हमको अपने बॉडी पे ओपन नेकेड बॉडी पर नहीं रखना चाहिए और ना ही ड्रिंक करना चाहिए, ना पीना चाहिए, वो भी हार्मफुल होता है। मिनरल एसिड तो हमारे लिए खतरनाक है कि है ही है, लेकिन उसके बाद भी अगर डाइल्यूट एसिड बनाने के बाद भी उसका बॉडी में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बॉडी पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ना ड्रिंकिंग में इस्तेमाल होना चाहिए, बिल्कुल खतरनाक है। ओके। अगला हमारा पॉइंट था रिएक्शंस विथ मेटल्स, प्रॉपर्टीज है मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन। 6 हमारा पॉइंट है रिएक्शंस विथ कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन से क्या बनता है। 7th है रिएक्शंस विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कैसे होता है। रिएक्शंस विथ बेस, और अगला पॉइंट है हमारा रिएक्शंस विथ बेस, यानी एसिड बेस रिएक्शन। ओके। तो ये 4 जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड, तो ये रिएक्शन चारों को देखना है, रिएक्शंस विथ मेटल्स, रिएक्शंस विथ कार्बोनेट, रिएक्शंस विथ मेटल्स ऑक्साइड्स एंड रिएक्शंस विथ बेस। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू सी द रिएक्शंस विथ मेटल्स। रिएक्शन है रिएक्शंस विथ मेटल्स, यानी एसिड रिएक्ट विथ मेटल, मैक्स साल्ट प्लस हाइड्रोजन। अगर एसिड हम लेते हैं HCl और मेटल कोई ले लिया सोडियम, तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड साल्ट जिसे दुनिया कहती है, अब प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी बैलेंस कर दें। टू एच 2Cl 2Cl 2Na 2Na। तो ये रहा हमारा इक्वेशंस। एसिड जब कोई मेटल से रिएक्शन कराया जाता है एसिड का, तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। ओके, ये होता है। अब जैसे दूसरा मेटल ले लें, एसिड HCl है प्लस कैल्शियम ले लिया, तो क्या बनेगा, CaCl2 प्लस H2, CaCl2 प्लस H2। ठीक है, बैलेंस कर सकते हैं। ओके, बैलेंस्ड है हमारा। तीसरा हम ले सकते हैं, एक दूसरा एसिड ले लें, H2SO4 ले लें, आप प्लस सोडियम ले लें, तो क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2 गैस विल इवॉल्व। चौथा NO3 नाइट्रिक एसिड, ये भी तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, आप प्लस पोटेशियम के साथ अब की दूसरा नया मेटल लेते हैं पोटेशियम, तो क्या हो जाएगा कि NO3 प्लस H2। हर हालत में देख रहे हैं कि सारे ऑल रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व और साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। क्योंकि साल्ट हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद पोटेशियम, मैक्स पोटेशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। ड्यूरिंग ऑल सच टाइप्स ऑफ केसेस हाइड्रोजन गैस निकल रहा था, लेकिन कोई कैसे माने कि हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। तो जैसे इसको हम जलाने की कोशिश करेंगे बर्निंग बाय द कैंडल, ये पॉप साउंड के साथ, और इससे साबित होता है, पॉप साउंड देता है तो साबित होता है साइंटिस्टों के द्वारा कि
the hydrogen gas is evolved during this chemical reaction when acid react with metal. तो ये रिएक्शन यू मे बी राइट इन बेटर वे एज पर योर बुक, लेकिन एक अलग से और भी ले सकते हैं हम। तो ये बात स्पष्ट होती है, जैसे अगर जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड ले ले H2SO4 और सब डाइल्यूट लेना है, ओके, सब डाइल्यूट रहेगा तो क्या बनेगा। अब वहां हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में देख रहे थे, पढ़े होंगे रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये ZnSO4 जिंक SO4 प्लस वंस अगेन हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। इस तरह से जितने मेटल्स हैं उसके साथ आप सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड्स का रिएक्शन दिखा सकते हैं। हर हालत में आपको साल्ट, सल्फेट, अब ये कहेंगे ये सल्फेट कैसे है, कभी आप क्लोराइड लाते हैं, कभी नाइट्रेट लाते हैं, कभी सल्फेट लाते हैं, सबको कहे जा रहे हैं कि साल्ट। तो आगे चलकर हम बताएंगे जब साल्ट की बात करेंगे तो जिस केमिकल कंपाउंड के अंत में क्लोराइड हो, सल्फेट हो, बाइकार्बोनेट हो, एसीटेट हो, नाइट्रेट हो, दे आर नोन एज सिंपली साल्ट। ओके, तो ये सारे रिएक्शंस इंडिकेट करते हैं कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एन एसिड मैक्स salt and hydrogen gas. So these are the chemical properties of an acid. ये chemical properties एक रहा। अब इसके बाद हमको चर्चा करना है कि when acid react with carbonates and bicarbonates, और उसके बाद हमको चर्चा करना है कि acid react with metal oxides, और लास्ट में हमको चर्चा करना है कि reactions of acid with बेसेज, और उसी को तो दुनिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहती है। ये सारी बातें क्लास 10th में है, वो सारी बातें आपको रिकॉल हो जा रही है। नो, और ये केमिकल रिएक्शन में कोई घबराना नहीं है, सबको थोड़ा सा देखना है किताब। कहीं भी दिक्कत होती है आप पूछिए, जितना पूछ सकते हैं, लेकिन समझ में आएगी तब ना पूछिएगा। तो पढ़िएगा तब समझ में आएगी, तब कुछ पूछिएगा, और जब पढ़िएगा तो सारी बातें पूछने का बहुत कम मौका मिलेगा। ओके, तो ये सारी बातें हैं, और इसको मैं डिटेल्स में आपके साथ रखने की कोशिश की है, आपकी किताब के अनुसार है, और सारी बातें होती है। अब इस पर जितना आप मेटल्स लेंगे उतना ही ज्यादा रिएक्शंस होगा, उतना ही ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स बनेंगे। ओके, ये तो लिया मैंने मिनरल्स एसिड्स, अभी बहुत से रिएक्शन आएंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।